हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं जीशान अंसारी और आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। जो लेक्चर नंबर 3 होगा, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 2 में जो हमने पढ़ा था, हमने सबसे पहले कन्वर्जन पढ़ा था, उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा था, उसके बाद हमने राउंडिंग ऑफ पढ़ा था, उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा था। उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा था, उसके बाद हमने इनडायरेक्ट मेजरमेंट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस ये काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। एग्जाम में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान कर पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली मैकेनिक्स में अगर मैं बात करूं तो मैकेनिक्स में भी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि आगे जितने भी जो फिजिकल क्वांटिटीज जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, जितने भी हम फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे हमें उसके डायमेंशंस निकालने आना चाहिए। मतलब ये हमारे लिए मस्ट है। पहले हम लोग क्या करते थे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूं लेंथ, तो पहले मैं लेंथ को डिफाइन करूंगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लेंथ बोलेंगे। फिर मैं बोलूंगा इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। अब और मैं ये भी बोल दूंगा कि लेंथ को जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, मैं जो भी है वो सब डिफाइन कर दूंगा। बट अब क्या है, चीजें इंक्रीज हो रही है, चीजें बढ़ रही है, थोड़ी एडवांस हो रही है, तो इसलिए हम अब पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि हमें जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है उसको, उन लोगों को ये वाला लेक्चर है वो काफी इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया था यूनिट्स का, ठीक है। तो जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है उसी से कंबाइंड होके डिराइव्ड यूनिट्स बनती है, जैसे मैंने बताया था आपको। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि फंडामेंटल यूनिट्स सात होती है, 7 इन नंबर्स। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले अगर लिखना ही है तो लेंथ, ठीक है। सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर लिख सकते हैं, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं, सिक्स्थ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्ड सेवंथ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 होती है फंडामेंटल यूनिट्स। अब मैंने आपको बताया था कि इसको हम जो मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, और उसका जो मैं डायरेक्ट सिंबल है, डायरेक्ट सिंबल बना के बता रहा हूं, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, एस स्मॉल एस होता है, उससे इसका सिंबल होता है, ठीक है। टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं, ये MOLE है वैसे इसका पूरा जो स्पेलिंग है, लेकिन इसका सिंबल है MOL, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मेजर करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हमें निकालने हैं इसके डायमेंशंस। डायमेंशंस होते क्या है, डायमेंशंस को हम कंबाइन करके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चीज है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल फॉर्मूला इज डिफाइंड एज इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसका एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ बेसिक यूनिट, जो बेसिक यूनिट है उसके टर्म्स में इन प्रॉपर डायमेंशंस, एक प्रॉपर डायमेंशंस में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, यहां पे मैं डी लिख देता हूं, डी मतलब डायमेंशन। लेंथ को हम प्रॉपरली जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, डायमेंशंस में कैपिटल एल से। ठीक है, मास को हम कैपिटल एम से, छोटा तो नहीं है, आई होप नहीं है, दिख रहा होगा। टाइम को हम कैपिटल टी से, टेम्परेचर को हम कैपिटल के से, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल ए से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम एम ओ एल से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम सी डी से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। इसके भी मार्क्स होते हैं, अगर ये नहीं किया तो आपका जो डायमेंशन है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसको यूज करके हम डिराइव्ड यूनिट को कैसे जो डिराइव्ड यूनिट है उसके डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं, चलिए निकाल के देखते हैं। अच्छा, डिराइव्ड यूनिट आने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जो यूनिट्स थी वो मैंने पढ़ाया था कि 3 टाइप की यूनिट्स होती है। ठीक है, फर्स्ट है फंडामेंटल, सेकंड है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में मैंने दो टाइप्स पढ़ाए थे, फर्स्ट है प्लेन एंगल और सेकंड है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो होती है रेडियन और उसको RAD से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जो सेकंड वाला है वो है सॉलिड एंगल, इसकी जो यूनिट होती है वो है स्टीरेडियन और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SR से। ये एक चीज आपको याद रखनी है, मैं वापस रिमाइंड करवा दूं कि ये डायमेंशन लेस होती है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए मैं जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसको रब नहीं करूंगा, क्योंकि इसी की हेल्प से हम डिराइव्ड यूनिट की जो डायमेंशंस हैं उसको निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिराइव्ड यूनिट में हम ले सकते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हम सबको पता है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। मीटर को मैं कैपिटल एल लिखूंगा और सेकंड को मैं कैपिटल टी। ठीक है, अब क्या होगा कि इसकी जो पावर है ये 1 है बेसिकली। टी को मैं ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि एक ही लाइन में लिखना इसका रूल है। क्या लिख सकता हूं इसको मैं, L1 टी की पावर -1। टी जब ऊपर चला गया तो उसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्पीड के बाद हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। इसको मैं ऐसा लिख दूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है चेंज इन वेलोसिटी, इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड, पता ही होगा आपको। टाइम को हम लिखेंगे सेकंड। इसको हम एनसीईआरटी में भी जो क्लास 9th में है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी होती है यूनिट। ठीक है, मीटर को किस में हम मेजर करते हैं, लेंथ में। मीटर मतलब कैपिटल एल से जो डायमेंशन होता है उसका कैपिटल एल होगा।
सेकेंड का क्या होगा, t, और इसकी पावर 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, l की पावर 1 t की पावर -2। ठीक है। एक चीज और याद रखनी है आपको, मैं पहले ही बता देता हूं आपको कि जो मैकेनिक्स है, डायमेंशनल एनालिसिस में हम मैकेनिक्स के जितने भी जो यूनिट्स हैं पूरे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टे ट्यून, मेरे साथ बने रहिए। तो जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में आप इन तीनों को याद रखना हमेशा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हम सबसे पहले जितने भी जो डिराइव्ड यूनिट के डायमेंशंस निकालने वाले हैं वो लेंथ, मास और टाइम पर ही डिपेंड करते हैं। इसको अभी हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, तो ये अगर मैं रब भी कर दूं तो चलेगा, लेकिन इन तीनों का अभी हमें याद रखना है। बेसिकली अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आगे हम हाई लेवल की भी करेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेंथ, सरफेस टेंशन, टॉर्क वगैरह सब चीजें हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। एक्सेलरेशन के बाद फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M में, तो मैं M1 लिख सकता हूं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ये है, इसको डायरेक्टली उठा के यहां रख दो, L1 t की पावर -2। इसे रट लो बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी यूनिट्स में काम आएगा। फोर्स एक ऐसी चीज है जो अगर आपने अभी ये याद कर लिया, बहुत सारी चीजों में काम आएगा। डिराइव्ड यूनिट का जितने भी जो डायमेंशनल एनालिसिस हम करेंगे, इसमें आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप जंग जीत गए। ठीक है। फॉर्मूलाज याद नहीं है तो याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, ये चीज आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आई बिलोंग टू कोटा राजस्थान, और हमारे यहाँ पे क्लास 11th में जो कोचिंग वाला सिस्टम है वो काफी ज्यादा है। आई थिंक आपको पता होगा, पूरे इंडिया में फेमस है। आईआईटी और नीट की हम लोग कोचिंग करवाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि 200 स्टूडेंट्स का एक बैच होता है। ठीक है। हर बैच में 200 बच्चे होते हैं। अब वहां पे जब ये सब चीजें पढ़ाई जाती है तो टीचर क्या अज्यूम करता है कि भाई बच्चों को सब कुछ आता है। ठीक है। बच्चों को सारे फॉर्मूलाज आते हैं, वो थोड़े कुछ बताते हैं और उसके बाद वो इसको स्किप कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फॉर्मूलाज नहीं पता, बेसिक्स नहीं पता, फिर 10th में 9.5 सीजीपीए आ गई और उसके बाद उन्होंने ले ली साइंस। तो भाई 10th क्लास से 11th क्लास में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर मेरा ओपिनियन लो तो मैं ये बोलूंगा कि 12th क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th क्लास का जितना भी मैटर है वो, क्योंकि जो जेई और नीट है इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका जो ज्यादा वेटेज है वो 11th क्लास से उठाया जाता है, ना कि 12th क्लास से। ठीक है। तो आप 11th क्लास पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। 12th बोर्ड्स तो है ही, बट 11th क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉम्पिटिशंस फाइट करना है तो। ठीक है। फोर्स के बाद हम लेंगे वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला डेफिनेशन बताने की तो आई थिंक आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वो लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो बॉल है ये मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ पे मैंने वर्क नहीं किया। बट अगर ये डस्टर है, इस पे मैंने फोर्स लगाया और ये अपनी पोजीशन से हिला, मतलब इसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये मैंने क्या किया, वर्क किया। तो बस सीधा सा वही है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि फोर्स का जो ये है डायमेंशन है, इसको रट लो। ठीक है। डायरेक्टली हम उठा के इसको यहां रख देंगे। फोर्स क्या होता है, M1 L1 T -2।
मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर लेंथ ही तो डिस्प्लेस हो रही है। इसको मैं क्या लिखूंगा? एल की पावर 1। ये और ये प्लस हो जाएंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? m1 L2 t की पावर -2। ठीक है, वर्क डन हो गया। इसके बाद में इसको रब कर देता हूं, यहां से यहां तक मैं रब कर देता हूं। उसके बाद में आगे की चीजें वो इधर समझा देता हूं आपको, क्योंकि मैकेनिक्स में काम तो हमारे लेंथ, मास और टाइम ही आने वाले हैं। तो अभी लेंथ, मास और टाइम पर ही हम काम करेंगे। के लिए मैं थोड़ी सी इसे लाइन खींच देता हूँ, पार्टीशन कर देता हूँ, ताकि होच पोच नहीं लगे थोड़ा। फिफ्थ है हमारा पावर। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करिएगा कि जो मैं जिस सीक्वेंस में मैं जो फॉर्मूलाज हैं वो बता रहा हूँ, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। जैसे कि फोर्स मैंने बताया, तो वर्क डन है, वर्क है, इसके अंदर फोर्स भी आता है, तो हमने डायरेक्टली उठा के यहां रख दिया था। जो मैंने एक्सेलरेशन बताया, इसमें डायरेक्ट वेलोसिटी आती है, मतलब लेंथ और टाइम, टाइम की पावर स्क्वायर, टाइम की पावर 2। ठीक है, वर्क। अब हम बात कर रहे हैं पावर की। पावर में भी वर्क अपॉन टाइम। पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क को हम डायरेक्टली उठा के यहां रख देंगे। वर्क का क्या होता है भाई? m1 L2 t की पावर -2। ठीक है, टाइम, टाइम क्या होता है? t की पावर 1। तो क्या मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा? t की पावर 1। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय t की पावर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? m1 L2 t की पावर -3। ठीक, ये हो गए 5। 6 लीनियर मोमेंटम ले लेते हैं। Linear momentum is the product of magnitude, sorry, linear momentum is the product of mass into displacement। मास और डिस्प्लेसमेंट का ये प्रोडक्ट होता है। मास क्या है? m1, डिस्प्लेसमेंट क्या है? l1। m1 l1 इसका डायमेंशन हुआ। 6 हो गए। 7 प्रेशर। लेक्चर 2 में हमने प्रेशर के बारे में काफी बात की थी। हमने कन्वर्जन सीखा था इसकी एसआई यूनिट में, बार, टोर, पास्कल वगैरह, ये सब चीजों को हमने एक दूसरे में इंटर रिलेट करके कन्वर्ट करना सीखा था। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका फॉर्मूला है। फोर्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। मास इनटू एक्सेलरेशन को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, यहां से m1 l1 t की पावर -2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स आप याद कर लो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजों में काम आएगा। m2, m2 क्या है? l की पावर 2, कैपिटल L की पावर 2। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं यहां से रब करके इनटू L की पावर -2 कर सकता हूं। 1
प्लस माइनस टू कितना हुआ -1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m1 l की पावर -1 t की पावर -2। ठीक है, अब यहां पे स्पेस नहीं है, कुछ रब करना पड़ेगा। क्या करूं? चलो ये तो कर लिया होगा ना, तो इसको रब कर देता हूं मैं पूरा। ये नोट कर लो, अगर जिसने नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ठीक है, इसको रब कर देता हूं। प्रेशर के बाद लेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से होने वाले एक्सेलरेशन के बारे में। ये सीधा सा है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। क्या था चेंज इन वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो ये क्या हुआ m1 l की पावर -2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि एक्सेलरेशन जस्ट अभी मैंने पढ़ाया है। 9th पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्लास 9th से कि वर्क पावर एनर्जी में क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम में पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, बट इसका फॉर्मूला भी होता है, इसको हम लिखते हैं mgh। कुछ नहीं करना, बिंदास जो वर्क वाला था वो लगाना है। आप इसको सॉल्व भी करोगे तो आएगा m1 l2 t की पावर -2। ठीक है, 10th काइनेटिक एनर्जी सेम चीज है, हाफ mg², ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सेम है, जब इसको सॉल्व करोगे तो सेम ही आएगा वर्क वाला चीज m1 l2 t की पावर -2। 11 है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें ग्रेविटेशनल न्यूटन का जो ग्रेविटेशन लॉ था उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ क्या था, ये जब करना भूल गया था मैं, कि अगर ये मान लो दो मास हैं, ठीक है, m1 m2, ये m1 है ये m2 है, इन दोनों के रेडियस के बीच में, मतलब इन दोनों के रेडियस के बीच में जो डिस्टेंस है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का, जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे इक्वल टू आएगा तो एक कैपिटल G कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m1 m2 अपॉन d का होल स्क्वायर। अब ये जो G है यही होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कैपिटल G इज इक्वल टू, ये जब इधर आ गया तो ये आ जाएगा F इंटू डी का होल स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक, जितने भी जो हमने निकाले थे, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, m1 है m2 है, दोनों मास है। वैल्यूज डाल दो, मैं डाल देता हूं। फोर्स का क्या होता है m1 l1 t की पावर -2, तो m1 l1 t की पावर -2। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस l की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय l की पावर 2।
m1 m2 डिवाइडेड बाय m की पावर 2। ठीक, m की पावर 2 ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर जब 2 गई तो 1 प्लस माइनस 2 कितना हुआ, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। इसे नोट कर लो प्लीज, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद हम कुछ और जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं उसके डायमेंशंस निकालेंगे। मैंने वो सारा रब कर दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में, उससे थोड़ा एडवांस जो हमने अभी तक पढ़े उससे। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट के टाइम पे जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि इसका जो सिंबल होता है वो होता है ए। तो इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, ए की पावर 1। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं आई से। आई का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। ठीक, ठीक है, इंटरचेंज कर दो एक दूसरे से। मुझे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। मैं क्या करूंगा, चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। करंट का मुझे पता है, करंट को हम लिखेंगे ए की पावर 1 और टी, टाइम को भी हम टी की पावर 1 लिखेंगे। तो ये आ गया इसका डायमेंशन। ठीक, थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको शायद हम रिप्रेजेंट करते हैं V से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V। ठीक है, तो वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स, वर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चार्ज। चार्ज का हम डायरेक्टली यहां से उठा के रख देंगे। फोर्स क्या होता है, याद करो, मैंने बोला था इसको याद करने के लिए, m1 l1 t की पावर -2। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, l की पावर 1 अपॉन q, a1 t की पावर 1। ये इससे ये वाला और इससे मतलब ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l की पावर 2। मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं l की पावर 2। अब जब ये है ये ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, m1 l की पावर 2, ये ऊपर गया, t जब ऊपर गया तो t की पावर -1 हो गया, और t की पावर -2 पहले से प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर -3। ठीक, और a की पावर -1। ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हुआ है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। जो रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ है भैया,
Ohm's law. According to Ohm's law, a potential difference between 2 points, ठीक है, is directly proportional to current passing through resistance. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है करंट जो रेजिस्टेंस के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है। अब ये मुझे आर निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। वी का हमें पता है, हाँ जी वी का पता है हमें, ये होता है वी। तो वी है m1 l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1। a क्या है, a की पावर 1। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है हमें। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, और मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, या लिखूं m1 छोटा छोटा लिख देता हूं, l2 t की पावर -3 a की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय a की पावर -1। ये जब ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा m1, थोड़ा बड़ा लिखता हूं शायद दिख नहीं रहा होगा, m1 l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -2। क्लियर? ठीक, आई थिंक यहां तक तो क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाउ रेडियली इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ट्रांसमिट थ्रू ए कंडक्टर। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आर रेजिस्टेंस है, ये जो रो है यही है रेजिस्टिविटी, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अब ये जो सॉरी, अभी जो ए है ये है एरिया, ठीक है। एरिया को हम कैसे लिखेंगे? जो आर है इसको हम डायरेक्टली यहां से उठा के लिख देंगे, m1 l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -2 अपॉन l। l ये नीचे आ जाएगा, l की पावर 1 हो जाएगी, ठीक। और ये जो एरिया है ये हो जाएगा l की पावर 2, ठीक है। अब जब इसको हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, m1 l की पावर 2 t की पावर -3 सॉरी l की पावर 4, ये और ये कंबाइन हो जाएगा, l की पावर 4 t की पावर -3 a की पावर